एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता का निर्धन उसके बचपन में ही हो गया था, जिसे वह बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसके पास ना कोई सहारा था, ना कोई जमीन जेजात। वह एक छोटी सी झोपड़ी में जिज्ञापन करता था। गांव के मुखिया रघुवंशी राय एक अत्यंत दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने रोहन के दयनीय स्थिति पर तरस खाया और अपने यहाँ काम पर रख लिया। उन्होंने रोहन को रहने के लिए एक अलग झोपड़ी भी दी थी। समय बीतता गया और रोहन बड़ा हो गया था। वह आज भी मुखिया के यहाँ ही काम करता था और मुखिया को उस पर बहुत विश्वास था। एक दिन मुखिया रोहन से कहा, रोहन, अब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी उम्र हो गई है। जब तुम्हारी पत्नी आएगी तो वह तुम्हारा आधा काम संभाल लेगी, घर भी संभाल लेंगी और तुम्हारे खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा। मेरी भी उम्र हो चली है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी मेरे सामने हो जाए ताकि मैं तुम्हारे लिए निश्चिंत हो सकूं। अरे मुखिया जी, ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको मेरी भी उम्र लग जाए, आपके सिवा और कौन है मेरा यहाँ? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर आज तक माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बातें छोड़ो रोहन। शादी करोगे लड़की मैं ही देखूं, या तुमने किसी को पसंद कर रखा है? नहीं मुखिया जी, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जो ठीक लगे आप वही कीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। आप जो भी निर्णय लेंगे वो उचित होगा और मेरे भले के लिए ही होगा। अभी आप ही मेरे पिता समान है। ठीक है, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। और हाँ, तुम शादी के खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करना, वह जिम्मेदारी मेरी हुई। आखिर जो पिता का दर्जा दिया है तो मेरी भी तो बात माननी पड़ेगी। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। मुखिया जी का एक बेटा भी था, अर्जुन, जो ये सारी बातें सुन रहा था। वह गुस्से से अपने पिताजी के पास जाकर बोला, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या जरूरत है रोहन की शादी का खर्चा उठाने की? यह मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है, ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से लेकर आज तक वह हमारे पैसों पर पलता हुआ आ रहा है और आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। क्या आपने उसका ठेका ले रखा है? जबान संभाल के बात करो अर्जुन। वह मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है और यह मेरी संपत्ति है। मैं जो चाहूं वह करूंगा। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। पिताजी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूं, वह नौकर रोहन नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाए, सारी गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता लग जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। अपना और पराया का बात तो तुम करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। पहले मैं बीमार था तो कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? तब रोहन ने ही मेरी सेवा की थी, दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो मेरी एक खबर नहीं ली, खाली नशे में धुत रहते थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो बोलो, और यहाँ आकर मुझे अपना और पराये का भाषण दे रहे हो। चलो जाओ यहाँ से। इस नौकर रोहन का कुछ करना पड़ेगा। ये 2 टके का नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। उसका तो छोड़ो, जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो भला क्या ही कर सकते हैं। बाप होके मेरे ही सामने उसकी वफादारी कर रहा है। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। सचमुच भावना, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बदल गई। अब तक मैं अपना सारा काम खुद ही किया करता था, खाना बनाना, कपड़ा धोना, और अब सब कुछ तुम संभाल लेती हो। और तुम्हारे आ जाने से मेरा अकेलापन बिल्कुल दूर हो गया है। माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए, फिर मालिक ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उनका मैं उपकार कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है, ये बात तुम हमेशा याद रखना। और मालिक के मान सम्मान में कभी कोई कमी मत करना। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। रघुवंशी चाचा दिल के बहुत अच्छे आदमी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अर्जुन अपने पिताजी से बोलता है, सुनिए पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? वह मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे पैसे दीजिए। समझ गया, अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि अब तुम यही करते आए हो।
अर्जुन अभी भी वक्त है। सुधर जाओ, ये सब गधी आदतें छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है, सिर्फ बर्बादी ही होगी। मैंने आपसे रुपए मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगा। आखिरकार यह सब पैसे मेरे ही तो है। मैं ही तो इस संपत्ति का अकेला वारिस हूँ। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खर्च करूंगा। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए। बदतमीज, अपने पिता से कैसे बात करनी है, ये भी तमीज नहीं है। तुम दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हो। अगर तुम अच्छे काम के लिए पैसे मांगते तो मैं तुम्हें दे भी देता, लेकिन अब मैं एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये धन दौलत मैं बहुत मेहनत से कमाए हैं, जुए और नशे में उड़ने के लिए नहीं। निकल जा मेरी नजरों के सामने से, तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। वाह, मुझे देने के लिए तुम्हारे पास एक भी पैसे नहीं है, और उस नौकर के शादी में उड़ाने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। यह आप ठीक नहीं कर रहे हैं। एक बार सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बदतमीज, अपनी ही बाप को धमकी देता है। और कौन से पैसे, तुमने आज तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं कमाई है। बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी, बहुत लाड प्यार से तुम्हें पाला है। शायद यही मेरी गलती है, जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। निकल जा यहाँ से। अर्जुन गुस्से से वहां से चला जाता है। तभी वहां रोहन आता है और मुखिया जी को परेशान देखते हुए पूछता है। क्या हुआ मालिक, आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं, अर्जुन ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दिन पर दिन वह बिगड़ता हुआ जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वह सही और गलत का फर्क भूल गया है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। मालिक, आप ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके उन्हें समझा दीजिए, वह समझ जाएंगे। वह दिल के बुरे नहीं है। रोहन बेटे, तुम नहीं जानते, अब बात हाथ से निकल चुका है। अब बातों से मारने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इधर अर्जुन बहुत गुस्से में होता है और सोचता है। मैं भी देखता हूँ, मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। यहाँ भी सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अगले ही दिन तिजोरी में से 2 लाख रुपए चोरी हो जाते हैं। मुखिया अपने सारे नौकर से पूछता है, लेकिन उन पैसों का कुछ पता नहीं चलता। तभी वहां अर्जुन आता है और बोलता है। क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। छोटे मालिक, बड़े मालिक की तिजोरी से 2 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। पता नहीं कौन निकाला है। चोर और कौन होगा, रोहन ही होगा। तुम क्या कह रहे हो अर्जुन, मुझे रोहन पर पूरा भरोसा है। वह कभी ऐसा नहीं कर सकता, वह आपके भरोसे के लायक नहीं है। चोरी उसी ने की है। उसका तो पहले से ही हमारे पैसों पर नजर थी। आप उस पर बहुत भरोसा करते थे ना। आप कभी कभी उसे तिजोरी का चाबी भी दे देते थे। क्या हुआ बड़े मालिक, आप लोग सब इकट्ठे क्यों खड़े हैं, और आप परेशान भी लग रहे हैं। इतना सब करने के बाद पूछ रहे हो कि क्या हुआ है। चोरी की है तुमने, और ऊपर से हिम्मत तो देखो इसकी, मुंह उठाकर चला आया। तुम्हें शर्म नहीं आती, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मालिक, ये छोटे मालिक क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चोरी और मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। रोहन को ये सब बातें सुनकर बहुत दुख होता है। बस करो अर्जुन, कब से रोहन को भला बुरा बोलते जा रहे हो, और एक शब्द भी मैं रोहन के खिलाफ नहीं सुनूंगा। मुझे रोहन पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है। रोहन ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। रोहन भले ही गरीब है, लेकिन वह अच्छाई और ईमानदारी में तुमसे कई ज्यादा अमीर है। उसकी बराबरी तुम दूर दूर तक नहीं कर सकते। आप एक नौकर के लिए अपने बेटे का अपमान कर रहे हो। रोहन एक नंबर का चोर है। उसने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसीलिए आप सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। मैं कहता हूं, आप इसकी घर की तलाशी लीजिए, यह जरूर पैसे घर में छुपाए होंगे। बस बहुत हुआ अर्जुन, मुझे अच्छे से पता है कि तुम रोहन पर झूठी आरोप लगाकर उसे मुझसे दूर करना चाहते हो। मुझे लगता है कि चोरी उसने नहीं बल्कि तुमने की है, क्योंकि तुमने पैसे मांगे और मैं नहीं दी। तुम पर भरोसा नहीं है, यह मैं सबके सामने बोलता हूँ। मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। ठीक है, आप मेरे भी कमरे की तलाशी लीजिए।
और इस नौकर रोहन का भी तलाशी लेनी होगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले अर्जुन की कमरे की तलाशी ली जाती है, लेकिन वहाँ पैसे नहीं मिलते हैं। देखा यहाँ पर नहीं मिले एक भी पैसे, मैं कब से कह रहा हूँ। पैसे इस रोहन ने ही चुराए हैं। फिर रोहन के घर का भी तलाशी लिया जाता है और रोहन के घर में पैसे मिल जाते हैं। ये लीजिए मलिक, रोहन के अलमारी में से पैसे निकाले हैं। ये सब देखकर रोहन को बहुत बड़ा झटका लगता है कि आखिर उसके घर में पैसे कहाँ से आए। देखा पिताजी, मैं आपसे कब से कह रहा था कि पैसे रोहन ने ही चुराए हैं, लेकिन आपने मेरे पर भरोसा नहीं किया। मुखिया रघुवंशी राय को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कुछ नहीं बोल रहे थे, बस चुपचाप खड़े थे। बोलिए ना पिताजी, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? नहीं मालिक, ये सच नहीं है। मैं नहीं जानता मेरे घर पर पैसे कहाँ से आए। चुप कर धोखेबाज, आज तुम्हारी वजह से पिताजी को कितनी ठेस पहुंची है। वो तुम पर कितना भरोसा करते थे, मुझसे ज्यादा तुम पर भरोसा था। तुमने उनका विश्वासघात किया है। सबूत सबके सामने है। ये चोरी तुमने ही किया है। पिताजी, मैं तो कहता हूँ इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पिताजी, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, तुम पुलिस को मत बुलाओ और चलो यहाँ से। लेकिन पिताजी, आप इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? इसको तो सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा ना, तुम नहीं बुलाओगे पुलिस, मुझे शिकायत दर्ज नहीं करवाना, और चलो यहाँ से। भगवान, ये क्या हो गया? आज मैं भगवान समान मालिक का दिल दुखाया। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। वो तो अंदर से बिल्कुल टूट चुके होंगे। लेकिन आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। और यह पैसे कब आए, किसने रखे? जरूर किसी का षड्यंत्र है, आपको फंसाने के लिए। वो सब तो मैं नहीं जानता भावना। मुझे तो बस अपनी मालिक की चिंता हो रही है। वह मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। मुझे कैसे ही उनसे बात करनी ही होगी। मेरी बात सुनिए, अभी आपको वहां जाना ठीक नहीं होगा। आपने देखा नहीं, आपका बात किसी ने नहीं सुनी। कोई भी आपका भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक रघुवंशी चाचा ने भी आपका भरोसा नहीं किया। उनसे बात करनी ही होगी। मालिक की इसमें कोई गलती नहीं है। उनका दिल टूट चुका है। भले ही चोरी मैंने नहीं की है, लेकिन वह पैसे सबके सामने मिले हैं, और यह साबित हुआ है कि मैं ही चोर हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? मालिक को कैसे समझाऊं? अभी आप किसी से कुछ मत कहिए, कुछ दिन बीत जाने दीजिए, फिर रघुवंशी चाचा से बात करना। और दूसरे दिन ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि रोहन ने मुखिया रघुवंशी राय के घर से पैसे चुराए हैं। सारे गांव वालों रोहन को देख के बातें बनाने लगते हैं। रोहन को लोगों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। रोहन मुखिया जी के झलक देखने के लिए उसके घर के सामने घंटों देर तक खड़ा रहता है। तब मुखिया जी ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुनिए जी, घर का राशन खत्म होने को आया है। चावल बस 2 दिन का बचा है। आप मलिक के भरोसे कितने दिन बैठेगी मुझे लगता है। अब वह आपको काम पर नहीं बुलाएंगे। आप कहीं और काम देख लीजिए, नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा। कुछ दिन में हमें भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर का राशन खत्म हो गया है? अब बता रही हो। कैसे बताती, आप दिन रात सोचते रहते हैं, ना ठीक से खाते हो ना सोते हैं। मेरी मानो तो आप उस बात को भूल जाइए और आगे बढ़िए। अभी कोई और काम देख लीजिए, शायद कहीं काम मिल जाए। रोहन गांव में काम के लिए निकल जाता है और एक आदमी से पूछता है, राम राम भैया, मैं काम के तलाश में निकला हूँ। मुझे काम की जरूरत है। घर की हालत बहुत खराब है। क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तू वही चोर रोहन है जो मुखिया जी के यहाँ चोरी की थी। मेरे यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं है। क्या कल को मेरे दुकान से कोई सामान चुरा ले? निकल जा यहाँ से। रोहन को ये सब सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। वह वहां से चला जाता है। फिर एक दिन महाजन सेठ के पास पहुंचता है और पूछता है,
फिर सेठ मान भी जाता है। तुम कल से काम पर आ जाना, मुझे 3-4 लोगों की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। तभी वहां सेठ की पत्नी मीना आ जाती है। यह आप क्या कर रहे हैं? इसे काम पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल के लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। मुखिया जी की यही गलती थी, इसको काम पर रखने की और भरोसा भी किया। यहाँ तक बचपन से पाला और इसकी शादी भी करवाई, फिर भी यह उनके साथ धोखा किया। और अभी आप इसे काम पर रखा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, इसे काम पर नहीं रखूंगा। ओ तुम जाओ भाई, तुम्हारी वजह से मैं अपने घर में झगड़ा नहीं चाहता। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता, तुम अपना काम कहीं और जाकर देख लो। रोहन निराश होकर वहां से चला जाता है। इधर रोहन की पत्नी भावना को गांव की औरतें ताना मारती है। अरे देखो, वो उस रोहन की पत्नी भावना है ना? मैंने तो सुना है कि दोनों पति पत्नी ने मिलकर मुखिया जी जैसे अच्छे आदमी के घर से पैसे चुराए हैं। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन तक छुपती नहीं है। इन दोनों को रंगे हाथों मुखिया जी ने पकड़ा है। भावना को उनकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह घर चली जाती है और घर पर रोहन को देख पूछती है, क्या हुआ जी? आप तो काम देखने गए थे, काम मिला क्या? हाँ भावना, काम देखने गया था, पर वहां कोई काम नहीं था। कल फिर जाकर देखता हूँ। और तुम तो सब्जी लेने गई थी, लेकिन सब्जी तो कहीं दिख नहीं रही। हाँ, वहाँ सब्जी महंगे मिल रहे थे, दाम सुनकर वापस आ गई। मैंने सोचा दाल चावल ही बना लेती हूँ, वैसे भी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे। और फिर दोनों चुप बैठ जाते हैं। भावना और रोहन लोगों के ताने की बातें एक दूसरे से छुपाते हैं। फिर एक दिन रोहन के घर गांव के ही एक आदमी आता है और बोलता है, रोहन, महाजन सेठ ने तुम्हें आज से ही काम पर बुलाया है, चलो जल्दी से। क्या सच में? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे काम तो मिल गया। भावना, में निकलता हूँ। ठीक है आप जाइए, जैसे ही फुर्सत मिले खाने के लिए आ जाना। ये लो भाई रोहन, तुम्हारा आज का मजदूरी, कल से समय पर आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपको नहीं पता मेरे घर की हालत खराब थी। अगर आप काम नहीं देते तो मुझे भूखे रहने की नौबत आ जाती। अभी मैं चलता हूँ सेठ जी, कल समय पर आ जाऊंगा। रोहन खुशी से अपने घर चला जाता है। इधर सेठ महाजन मुखिया से मिलने जाता है। मुखिया जी, मैं आपका काम कर दिया है, जैसा आपने बोला था उसे काम पर रख लिया है और पैसे भी दे दिए हैं। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इसीलिए मैंने आपकी बात मान ली। आपने कहा इसलिए मेरी पत्नी भी मान गई, नहीं तो मेरी पत्नी को मनाना बहुत मुश्किल था। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन अर्जुन एक आदमी से बात करता है। अच्छा तो ये बात है, उस सेठ के यहाँ रोहन को काम मिल गया है। तुम एक काम करो, जैसे हमने पिताजी के कमरे से पैसे निकाले थे, वैसे ही सेठानी का हार चुरा लो और रोहन के कमरे में रख दो। मैं भी देखता हूँ वह सेठ रोहन को कैसे काम पर रखता है। उस रोहन को मैं भूखे तड़प तड़प के मरना देखना चाहता हूँ। ये सारी बातें मुखिया सुन लेता है। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है और रोहन के लिए उनका विश्वास और गहरा हो जाता है। गुस्से में अर्जुन के कमरे में जाकर बोलते हैं, अच्छा तो ये बात है, तुम इतना गिर जाओगे, मैं ये कभी नहीं सोचा था। उस बेचारे रोहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो तुम उसकी जिंदगी बिगाड़ने पर तुले हुए हो। मुझे लगा तुम सुधर गए हो, लेकिन मैं गलत था। तुम इतना गिर गए कि खुद के घर में चोरी की और इल्जाम उस बेचारे रोहन पर डाल दिया। तुम्हारे इस हरकत से उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। यहाँ तक तुमने उसके लिए पुलिस भी बुला रहे थे। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और सारे गांव वालों को बताऊंगा कि किस तरह से तुमने उसे फंसाया था। तुम नहीं सुधरोगे, तुम्हारा क्या भरोसा, कल को तुम उस बेचारे का जान ले लो, तुम्हारा फैसला कल होगा सबके सामने। अर्जुन कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है। मुखिया वहां से चला जाता है और अगले दिन सारे गांव वालों को बुलाता है और अपने बेटे की सच्चाई बताता है, उसकी वजह से जो रोहन को झेलना पड़ा। मुखिया अपना 10 एकड़ की जमीन रोहन के नाम कर देता है ताकि उसे कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। और उसका नौकर भी डर के मारे सारा सच बता देता है। पुलिस बुलाई जाती है और अर्जुन और उसके नौकर को गिरफ्तार करके ले जाती है।